हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JRF शाला में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आपको पढ़ाया था, उम्मीद है कि आप सबने इस पिछली जो क्लास हमारी हुई है उसको देख लिया होगा। इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो आगे के क्लासों में यूज़ की जाएंगी। यदि आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके इस क्लास को देख लीजिएगा, जिससे आपको जो आने वाली अगली क्लासें हैं उन्हें और अच्छे से समझने में आपको सहायता मिलेगी। अब तो आपका नोटिस जो है वो आ चुका है। दिसंबर 2023 का जो नोटिस है UGC नेट के एग्ज़ाम का, वो भी आपका आ चुका है। 6 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपकी जो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ाइए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 4 है। क्लास 4 चौथी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसे जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसे एफ बी टेलर ने भी दिया है। सबसे पहले इसे F.B. टेलर द्वारा दिया गया, उसके बाद इसे आगे वेगनर द्वारा भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की स्थापना जो है किया गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्थापित किया गया है। इसमें सबसे पहले हम F.B. टेलर के द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जानेंगे। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके जीवन परिचय के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि इनके उद्देश्य क्या था। आखिरकार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसे देने के पीछे F.B. टेलर का क्या उद्देश्य था। तीसरा हम देखेंगे उनकी मान्यताओं के बारे में कि F.B. टेलर ने कौन कौन सी मान्यताएं अपनी मानी और किस आधार पर इनके जो सिद्धांत है इनकी आलोचनाएं भी की गई और वर्तमान में इनका सिद्धांत जो है वो इतनी मान्यता इनकी प्राप्त नहीं है। इन्हें सिद्धांत में इतनी मान्यता इन्हें प्राप्त नहीं है। वेगनर के सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो इनने क्या गलतियां की थी उनमें वो उनकी आलोचनाओं में आ जाएंगी। क्या आलोचनाएं उन्होंने की, क्या उद्देश्य थे उनके, और उनका जो सामान्य परिचय है उन्होंने किस तरीके से अपने सिद्धांत को दिया, क्या उद्देश्य था उनका इस सिद्धांत को देने के पीछे, इस सब के बारे में आज जानेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में हर साल बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे F.B. टेलर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसके बारे में। ठीक है, टेलर ने जो अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1908 में प्रतिपादित किया, लेकिन इसे 1910 में प्रकाशित किया गया। कब किया गया? सेम टू सेम मैं जैसे लिखता हुआ चल रहा हूँ इसी तरीके से आप नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये सारी डेट्स जो हैं हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं कि कब जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पहली बार कब प्रतिपादित किया गया। तो 1908 में प्रतिपादित किया गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन्हें 1910 में ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रकाशित हो पाया। ठीक है, टेलर का जो विचार था, टेलर का जो विचार था वो है, टेलर का विचार जो महाद्वीप थे, महाद्वीप कहें या फिर हम इसे स्थलखंड कहें, इनके क्षैतिज विस्थापन को लेकर, क्षैतिज
विस्थापन के विषय में इन्होंने जो अपने विचार दिए थे वो महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन को लेकर दिए थे। उन्होंने बताया कि महाद्वीप जो हैं वो क्या है, उनका हमेशा विस्थापन होता रहता है या वो गतिमान अवस्था में रहते हैं। उन्होंने कहा कोई जो स्थलखंड है वो स्थिर अवस्था में ना होकर किसमें है, गतिमान अवस्था में है। ठीक है, गतिमान अवस्था में है। ऐसा माना जाता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, इसका सबसे पहले प्रतिपादन टेलर महोदय ने ही किया था। इन्हें सबसे पहले प्रतिपादन का श्रेय टेलर महोदय को दिया जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। लेकिन आप लोग एक याद रखिएगा, ये मैं कर देता हूँ, लेकिन इनसे पहले भी एंटोनियो स्नाइडर ने 1958 में प्रवाह परिकल्पना के बारे में बताया था। ठीक है, इनसे पहले ही एंटोनियो स्नाइडर ने 1958 में प्रभाव परिकल्पना को बता चुका थे, जिसे हम ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ड्रिफ्ट थ्योरी भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले जो है प्रभाव परिकल्पना या प्रभाव शब्द के बारे में या ड्रिफ्ट शब्द को बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो एंटोनियो स्नाइडर ने सबसे पहले 1958 में बताया था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब एक चीज़ और है, जैसे उद्देश्य, कभी कभी ऐसा होता है कि एंटोनियो स्नाइडर का उद्देश्य ही पूछ लेगा कि क्यों उन्होंने प्रभाव परिकल्पना के बारे में बताया, क्यों उन्होंने प्रभाव सिद्धांत दिया। ठीक है, इस बारे में आपसे पूछ सकता है वो, क्योंकि अब आजकल एग्जामिनर का मूड है, वो आपसे कुछ भी पूछ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ही आपके सिलेबस में दिया है तो वो सिर्फ महाद्वीपीय सिद्धांत से ही क्वेश्चन उठाएगा। उससे जुड़े अन्य जो टॉपिक हैं उनसे जुड़े, जैसे एंटोनियो स्नाइडर जो प्रभाव परिकल्पना है, ये मुख्य रूप से आपके सिलेबस में दी हुई नहीं है कि प्रभाव परिकल्पना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, तो उस टाइम तो आपको जो है इसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो छूटना नहीं चाहिए। एंटोनियो स्नाइडर का जो प्रभाव परिकल्पना थी, इनका जो उद्देश्य था इसे देने के पीछे, इनका उद्देश्य कार्बोनिफेरस युग में एक मिनट से हटा देता हूँ। कार्बोनिफेरस युग में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कोयला क्षेत्रों में उपस्थित जीवाश्मों में समानता को स्पष्ट करना। ठीक है, अब आप लोग समझ गए कि सबसे पहले एंटोनियो स्नाइडर ने 1958 में प्रभाव परिकल्पना को दिया, लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का श्रेय जो सबसे पहले जाता है वो एफ.बी. टेलर को जाता है। एंटोनियो स्नाइडर ने प्रभाव परिकल्पना के पीछे देने का जिनका उद्देश्य था वो था कार्बोनिफेरस युग में जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो भी
कोयला क्षेत्र थे उनमें जो वनस्पति के उपस्थित जो जीवाश्म थे उनमें समानता को स्पष्ट करना ही इनका उद्देश्य रहा। ठीक है, अब आप लोग इसके बारे में मित नहीं पढ़ना है, एंटोनी श्नाइडर के बारे में। आगे हम अपना सिद्धांत है वो देखते हैं। इसमें हमने देख लिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कि ये जो है कब आया, 1908 में प्रतिपादित किया गया और 1910 में से प्रकाशित किया गया। ठीक, दूसरा अब हम देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है एबी टेलर ने क्या दिया, इनका क्या उद्देश्य था इसके पीछे। तो हम इनके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। क्या उद्देश्य था? नंबर 1, इनका जो मुख्य उद्देश्य था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, एबी टेलर का जो उद्देश्य था उनमें उद्देश्य में लिखिए नंबर 1, ये जो थे टर्सरी युगीन मोड़दार, या फिर इन्हें हम बलित कह सकते हैं, ठीक है। एबी टेलर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि टर्सरी युग में जो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी, टर्सरी युग में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना, यानी जो टर्सरी युग में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी वो किस तरीके से उत्पत्ति हुई थी इसकी व्याख्या करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। उसमें भी कौन से मोड़दार पर्वत, जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कौन से पर्वत, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज और एंडीज पर्वत के साथ ही अल्पाइन पर्वतों में जैसे आल्प्स पर्वत हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया, काकेशस पर्वत हो गया, ठीक है, इनकी व्याख्या करना था। मुख्य रूप से टर्सरी युग में जो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी उनमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो रॉकीज और एंडीज माउंटेन थी उनके उत्तर और दक्षिण विस्तार, और अल्पाइन पर्वतों में आल्प्स पर्वत, हिमालय और काकेशस के पूर्वी पश्चिम विस्तार कैसे हुआ, ये इनकी मुख्य समस्या थी। और इसी को इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा जो है सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, ये उनका जो था मुख्य उद्देश्य था। ठीक, उद्देश्य हो गया। हम देखते हैं कि इसके लिए उन्होंने कुछ मान्यताओं का सहारा लिया, कुछ मान्यताएं उन्होंने मानी, जिसके आधार पर उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हिमालय पर्वत और आल्प्स और काकेशस पर्वत का विस्तार पूर्व पश्चिम कैसे है, और जो रॉकीज और एंडीज माउंटेन हैं उनका विस्तार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण क्यों है। इसे ही उन्होंने सिद्ध करने का अपने प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कुछ मान्यताएं मानी। उन मान्यताओं को हम देखते हैं उनकी क्या मान्यताएं थीं। मान्यताओं से भी क्वेश्चन आता है तो आप एक एक करके लिख ले चलिएगा। सबसे पहले उनकी जो मान्यता थी, इन्होंने अपने सिद्धांत का जो शुरुआत थी, इन्होंने अपने जो सिद्धांत की शुरुआत की वो इन्होंने सिद्धांत की क्रिटेशियस युग से, क्रिटेशियस युग से। ये सब देखो वही क्रिटेशियस युग, कार्बोनिफेरस युग, ये जो युग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो मैं इससे पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बता चुका हूँ कि क्या जो क्रिटेशियस युग है वो किस जो है क्रिटेशियस जो युग है वो किस इरा का पार्ट था। तो आप जो है पिछली वाली क्लास को यदि एक बार देख लेंगे जाके, अगर ये आपने नहीं देखी है
तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि आपने देख ली होगी तो आप अच्छे से इसे समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस युग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी शुरुआत की मान्यताओं में इन्होंने माना कि क्रिटेशियस युग में जो समस्त स्थलखंड था, ठीक है, जो पूरा स्थलखंड जो था जिसमें आज 7 महाद्वीप हैं हमारे, उन 7 महाद्वीप को माना कि जो समस्त जो स्थलखंड था हमारा वो 2 भागों में डिवाइड था। एक को इन्होंने लॉरेशिया, एक को इन्होंने लॉरेशिया कहा और दूसरे को गोंडवाना लैंड का नाम दिया। इन्होंने कहा कि क्रिटेशियस युग में पूरा स्थल भाग लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित था, जिसमें लॉरेशिया जो था वो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित था। कहाँ था? उत्तरी ध्रुव के पास स्थित था। और जबकि गोंडवाना लैंड जो था वो दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था। इन्होंने ये कल्पना भी की, इन्होंने एक कल्पना और की इसमें। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने जो मान्यता थी, इन्होंने कहा कि जो स्थल भाग हैं, ठीक है, इन्होंने कहा जो स्थल भाग हैं वो सियाल के बने हुए हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको क्लास में बताया था कि सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बने हुए हैं। इन्होंने कहा जो स्थल भाग है वो सियाल का बना हुआ है, और सियाल जो है वो महासागर में सियाल जो है वो अनुपस्थित है। ठीक है, महासागर में सियाल नहीं है, मतलब महासागर का जो क्रस्ट बना हुआ है वो सियाल का बना हुआ नहीं है, जबकि स्थल भाग जो है वो पूर्ण रूप से सियाल का बना हुआ है, जो कि सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। ठीक है, ये इनकी मान्यता थी। तीसरे इन्होंने एक चीज़ और मानी, ये ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया, आप नोट कर लीजिए इसको एक बार इसे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इसको रेस कर देता हूँ। नोट कर लिया होगा उम्मीद है। आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए करिएगा, जो भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ इसे आप नोट करिएगा, क्योंकि हर पॉइंट से क्वेश्चन जो है बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इन्होंने ये मान लिया, क्या क्या मन की मान्यताएँ थी। इन्होंने माना कि समस्त स्थलखंड जो था वो 2 भागों में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित था, जबकि लॉरेशिया जो था वो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित था और गोंडवाना लैंड जो था वो दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था। ठीक है, इन्होंने एक और माना कि समस्त स्थलखंड जो है वो सियाल का बना हुआ था, जो कि सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा था। ठीक, अब इन्होंने माना कि जो महाद्वीपों का जो स्थानांतरण है, महाद्वीपों का जो स्थानांतरण है वो 2 तरह से हुआ। ठीक, 2 तरह से हुआ। एक तो विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर, और दूसरा पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। ठीक है, इन्होंने माना कि जो महाद्वीपों का विस्थापन है वो 2 दिशाओं में हुआ। एक तो विषुवत रेखा की ओर, जैसे आप मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है। ठीक, मैं वर्तमान में समझा रहा हूँ, इस तरीके से उस टाइम नहीं होगा, लेकिन यदि आप मान लीजिए कि ये विषुवत रेखा है, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो एक स्थल भाग जो था वो यहाँ पर है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव यहाँ पर, और एक स्थल भाग जो है वो यहाँ है, जिसे हम गोंडवाना लैंड कहेंगे, जो कि दक्षिण ध्रुव के पास है, और लॉरेशिया जो था उत्तरी ध्रुव के पास था। तो इन्होंने माना कि जब महाद्वीपों का स्थानांतरण हुआ, जब महाद्वीपों जो थे उनका विस्थापन होना स्टार्ट हुआ, तो एक तो ये दोनों महाद्वीप विषुवत रेखा की ओर विस्थापित हुए,
ठीक है। और दूसरा, ये महाद्वीप विषुवत रेखा के साथ साथ पश्चिम की ओर भी प्रवाहित हुए, ठीक है। तो एक तो ये किधर हुए, विषुवत रेखा की तरफ, और दूसरा पश्चिम की ओर विस्थापित हुए, विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर, ठीक है। और इन्होंने जो महाद्वीपों के स्थानांतरण या विस्थापन कह सकते हैं, विस्थापन के लिए जो उत्तरदायी बल जब कोई महाद्वीप जो है, इतना बड़ा जो स्थलखंड है, वो जब विस्थापित होगा तो उसके लिए किसी न किसी बल की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने उनके विस्थापन के लिए इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप हैं उनका विस्थापन चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण संभव हुआ। इन्होंने माना कि जो विस्थापन है महाद्वीपों का वो चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो एफ बी टेलर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में विस्थापन का कारण किस बल को माना, तो चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना। इन्होंने दोनों ही तरह के विस्थापन में ज्वारीय बल को ही महत्व दिया कि चाहे विषुवत रेखा की ओर विस्थापन हुआ हो, चाहे पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ हो, इसमें जो उत्तरदायी बल है वो चंद्रमा का ज्वारीय बल ही उत्तरदायी है, ठीक है। तो इस बल को याद रखेंगे। इन्होंने कहा, इनकी एक मान्यता और थी, इन्होंने माना कि जब क्रिटेशियस युग में, इनका मानना था कि चंद्रमा का ज्वारीय बल है, जब क्रिटेशियस युग में क्रिटेशियस युग में पृथ्वी की चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से होती है, ठीक है। तो उन्होंने माना कि उस समय जो था, उस समय चंद्रमा और पृथ्वी जो हैं उन्होंने माना कि उस समय जो चंद्रमा था वो पृथ्वी के पास स्थित होगा। क्या होगा, पृथ्वी के पास होगा, जिससे लगने वाला ज्वारीय बल है वो क्या होगा, अधिक रहा होगा। ज्वारीय बल जो है वो अधिक रहा होगा, जिससे महाद्वीपों का या स्थलखंड का, यहाँ महाद्वीप कहना गलत होगा, यहाँ हम स्थलखंड यूज करेंगे, जो स्थलखंड हैं उनका विस्थापन हुआ होगा, ठीक है। ये इनकी मान्यताएं हो गई, ठीक। इन मान्यताओं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन मान्यताओं के आधार पर ही इन्होंने बताया, इन सब मान्यताओं के आधार पर ही इन्होंने बताया कि जो लॉरेंसिया वाला पार्ट था, लॉरेंसिया वाला जो पार्ट था, ठीक है, लॉरेंसिया वाला जो पार्ट था जो कि उत्तरी ध्रुव के पास से था, ये विषुवत रेखा की ओर विषुवत रेखा की ओर इसका विस्थापन होता है। और जैसे जैसे ये विषुवत रेखा की ओर आता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी हो गई, ये लॉरेंसिया वाला पार्ट हो गया, स्थलखंड हो गया लॉरेंसिया, ये जब विषुवत रेखा की ओर बढ़ा 0 डिग्री अक्षांश की ओर, तो क्या हुआ, इसमें खिंचाव पड़ने से ये कई भागों में टूट जाता है। ये कई भागों में टूटा, ठीक। जब ये कई भागों में टूटा तो कुछ जो खाली स्थान थे, जैसे यहाँ ये इस 2 भागों में टूटा मान लीजिए, तो ये जो खाली स्थान था यहाँ पर क्या हो गया, जल एकत्रित हो गया। तो इससे कई सारे सागर और महासागर का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ। सागर बने और महासागर बने, कई भागों में टूटा, और जो खाली स्थान रह गया,
जो खाली स्थान था उसमें जल आकर भरा और कई सारे सागर और महासागर बने। इन्होंने बताया कि जब लॉरेंसिया विषुवत रेखा की तरफ बढ़ा तो कुछ महासागर खुले, जिसमें बैफिन की खाड़ी, जिसमें कुछ महासागर जो खुले उनमें बैफिन की खाड़ी, आप लोग मैप में जाकर जो है ये जो मैं बताऊंगा ये सारी लोकेशन देखिएगा कहाँ पर हैं, ठीक है। वैसे बैफिन की खाड़ी का निर्माण हुआ, ठीक है। लैब्राडोर सागर का निर्माण हुआ। डेविस जल संधि कहाँ है डेविस जल संधि? ग्रीनलैंड के पास हमको देखने के लिए मिल जाएगी ये, ठीक है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डेविस जल संधि आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगी। लैब्राडोर सागर और बैफिनी खाड़ी भी वहीं आपको देखने को मिलेंगी, उसी के आसपास आप इनकी लोकेशन जो है चेक कर लीजिएगा मैप में कहाँ पे। तो ये लॉरेंसिया जब टूटा और जब विषुवत रेखा की उनका विस्थापन हुआ तो बैफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर और डेविस जल संधि जो है उनका भी निर्माण साथ साथ हो गया, ठीक। अब इन्होंने बताया गोंडवाना लैंड के बारे में। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर ही इन्होंने गोंडवाना लैंड के बारे में कहा कि जो गोंडवाना लैंड है उसका जब विस्थापन विषुवत रेखा की तरफ हुआ, ठीक है। जब उसका विस्थापन विषुवत रेखा की ओर हुआ तो वह भी क्या हुआ, कई भाग में टूट गया। क्यों टूटा? उन्होंने एक और बात कही कि जब इनका विस्थापन हो रहा था, ठीक है, तो एक महासागरीय क्रस्ट के द्वारा, ठीक है, जब ये विस्थापन हो रहा था तो महासागरीय क्रस्ट के द्वारा रुकावट पैदा की गई कि जो महाद्वीपीय जब विस्थापन हो रहा था महाद्वीपों का या जो स्थलखंड का विस्थापन हो रहा था तो महासागरीय क्रस्ट के द्वारा रुकावट पैदा की जाने से जो है ये स्थलखंड था वो कई भागों में टूट गया, और कई भागों में टूटने से जो स्थलखंड है वो कई पार्ट में विभाजित हो गया और 7 महाद्वीप हमारे बने। और जिनके जो किनारे वाले पार्ट थे, जो उनका किनारा था स्थलखंड का, वहाँ पर बलन पड़ने से क्या हुआ, बलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक। तो गोंडवाना लैंड जो है विषुवत रेखा की तरफ जब बढ़ा तो कई भागों में टूट गया, ठीक, कई भागों में टूटा और क्या हुआ, टूटने के बाद जब ये पश्चिम की ओर बढ़ा, कई भागों में टूटने के बाद जब पश्चिम की ओर स्थलखंड, पश्चिम की ओर भी जब स्थलखंडों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, तब इंडियन ओशन और अटलांटिक, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक कह सकते हैं, साउथ अटलांटिक ओशियन का निर्माण हो जाता है, ये इन्होंने बताया, ठीक। अब आगे, ठीक है, विस्थापन के लिए दोनों के लिए आप याद रखिएगा कि इन्होंने सिर्फ चंद्रमा के ज्वारीय बल को ही उत्तरदायी माना है, ठीक। अगले ये बताते हैं कि जो पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ, पश्चिम की ओर जो पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ उसी की वजह से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर रॉकीज और एंडीज
पर्वतमालाओं या श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पश्चिम की ओर विस्थापन से कौन सी पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ, तो एंडीज और रॉकीज, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर जो विस्थापन हुआ, इससे विषुवत रेखा की ओर विस्थापन होने से हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत और काकेशस माउंटेन, यानी काकेशस पर्वत जो है निर्माण हुआ। ठीक, ये इनका जो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। इन्होंने बताया इस तरीके से कि जो है पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। वहीं विषुवत रेखा की ओर जो स्थलखंडों का विस्थापन हुआ उसमें हिमालय, आल्प्स और काकेशस माउंटेन का जो है निर्माण हुआ। ठीक है, अब इनकी कई जगह हमें आलोचना भी देखने को मिलती है। ठीक, इनकी जो सिद्धांत था, इन्होंने किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं दिया, एक परिकल्पना थी, एक हाइपोथेसिस थी, जिसे उन्होंने अपने इसी तरीके से बताया और जो है कुछ भी उन्होंने कोई इसके बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं दिए। ठीक है, इन्होंने अपने जो भी परिकल्पना की इसके बारे में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं दिए, जिससे इनके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आगे चलकर बहुत आलोचना होती है और इनकी जो मान्यता है वो धीरे धीरे इनके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की मान्यता समाप्त होती चली गई और जो है वर्तमान में इनकी सिद्धांत को कोई खास मान्यता नहीं दी जाती है, बस इन्हें माना जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कहा था, सबसे पहले महाद्वीपीय सिद्धांत जो है वो देने का जो इन्होंने विचार दिया था, इन्हीं के बारे में हम इनकी मान्यता को मान सकते हैं। बाकी इनके महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन सिद्धांत है, इसके बारे में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य न देने के कारण इनकी काफ़ी सारी आलोचना हुई और वर्तमान के इन्हें ज़्यादा मान्य भी नहीं माना जाता है। तो इनकी आलोचना जो है किस किस बेस पर इनकी आलोचना हुई उन्हें भी हम एक पॉइंट में लिख लेते हैं। जैसे आलोचना कहें तो आलोचना में इन्होंने यही नहीं बताया कि जब स्थल भाग पहले से या क्रिटेशियस युग में जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास, जैसे आप एक मैप के जरिए समझेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे। जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा हो गई, ये उत्तरी ध्रुव के पास लॉरेंसिया, और जब उन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव के पास लॉरेंसिया और दक्षिण ध्रुव के पास गोंडवाना लैंड स्थित थे, तो इनमें अचानक जो है अचानक विस्थापन होना कैसे मतलब क्यों अचानक विस्थापन कैसे हो गया? विस्थापन जो है वो अचानक क्यों, मतलब अचानक क्यों विस्थापन होने लगा, उसमें अचानक क्यों वो प्रभावित होने लगे विषुवत रेखा की ओर, ये इन्होंने नहीं बताया। दूसरा, इन्होंने जो बल माना, जो चंद्रमा का ज्वारीय बल इन्होंने माना कि विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। कोई भी वास्तव में कोई भी बाहरी बल या कोई बाह्य बल, चाहे वो ज्वारीय बल हो या वो किसी प्रकार का बल हो, वह किसी भी स्थलखंड को इतनी बड़ी मात्रा में या इतने बड़े स्थलखंड को इतनी बड़ी मात्रा में विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की गई कि ज्वारीय बल के द्वारा तो किसी भी स्थलखंड का इतनी ब्रॉड वो उस पर जो है विस्थापन हो नहीं सकता या ये संभव नहीं है। इसमें एक होम्स महोदय थे, इनका ये कथन भी है, इसे आप लिख लेंगे। होम्स महोदय का एक कथन है कि ज्वारीय या किसी अन्य बाह्य बल के द्वारा महाद्वीपों अथवा स्थलखंडों का विस्थापन
संभव नहीं है। तो इस आधार पर इनकी जो है आलोचना की गई कि एक तो ये बल जो है वो पर्याप्त नहीं है किसी भी स्थलखंड को इस तरह से प्रभावित करने के लिए, ठीक है। और इनकी आलोचना इस बारे में की गई कि जब एक और आलोचना हम लिख सकते हैं इसमें, आलोचना देखो आप अपने हिसाब से भी, यदि आपको कोई एग्ज़ाम देना है जिसमें रिटन लिखना है तो अपने हिसाब से भी आलोचनाएं आप सोच सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा तीसरा कि जब ये प्रभावित हो रहे थे, ठीक है, जब जो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड आपस में जब प्रभावित हो रहे थे तो अचानक इनका जो प्रवाह है वो रुक क्यों गया। आज भी इन्हें प्रभावित होने तो रहना चाहिए, आज भी नए नए जो है महाद्वीपों और महासागरों का जो निर्माण है वो होते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अचानक से क्यों रुक गया। और जब लगातार प्रभावित हो रहे थे तो फिर उनमें ऐसा इन्होंने बताया कि महासागरीय क्रस्ट के द्वारा रुकावट कैसे पैदा हो गई। जब इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी मान्यताओं में ये बात मान ली कि किसी भी प्रकार की बिना किसी रुकावट के जो सियाल था वो सीमा पर तैर रहा था, तो फिर अचानक महासागरीय क्रस्ट के द्वारा रुकावट कैसे पैदा हो गई वहाँ, ठीक है। तो ये भी इनकी आलोचना थी। आप संक्षेप में कहिएगा, अब जब निष्कर्ष रूप में आप कहेंगे, यदि आप इसका एक निष्कर्ष निकालें तो आप ये कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्थापित करने का इन्हें सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है, लेकिन इनकी कोई ऐसी जो है मान्यता नहीं है और इनकी काफ़ी सारी आलोचना हुई। तो वर्तमान में ये जो सिद्धांत है इसकी कोई खास मान्यता नहीं है, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वैगनर के द्वारा दिया गया जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है, उसे वर्तमान में काफ़ी सारी मान्यता हमें मिलती है, उसे माना जाता है, ठीक है। इसे हम ज़्यादा मान्यता नहीं देते। तो आज की क्लास में इतना ही। और जो हमने पंचमंत्र सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, उसमें आप जो है 5 सिद्धांतों को लिख लीजिएगा, जो कि आप याद करिए। हमने लिखवा दिए थे कुछ सिद्धांत, इसमें आप आज जो है ढाल के विकास से संबंधित सिद्धांत, ढाल के विकास से संबंधित सिद्धांत, ठीक। इसमें नंबर 1 है, आता है ढाल पतन सिद्धांत। ढाल पतन सिद्धांत जो है वो डेविस महोदय के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। किसके द्वारा? डेविस महोदय के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। दूसरा, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत जो है वो डब्ल्यू पेंक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, पेंक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तीसरा लिख लेंगे समानांतर निवर्तन सिद्धांत। समानांतर निवर्तन सिद्धांत, जो कि एल.सी. किंग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एल.सी. किंग के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ठीक। वहीं प्रवाल भित्ति से संबंधित 2 सिद्धांत हैं, वो भी आप लिख लीजिए। नंबर 4 में अपतलन सिद्धांत, पहला आता है अपतलन सिद्धांत, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया है, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। वहीं 5वां आप लिख लीजिएगा स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल सिद्धांत जो है वो मर्रे के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ठीक। तो आपको ये जो है 5-5 करके आप जो है सिद्धांतों को भी साथ साथ याद करिएगा। जो थ्योरीज दी गई हैं उन्हें जो है आप लोग जो है धीरे धीरे याद करते रहेंगे, तो एक साथ जो है आपको रटनी नहीं पड़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली हम क्लास में जो है वो वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे
जो है वर्तमान में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियोस जो है पसंद आती हुई क्लासें तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।